हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर आज इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे प्रमुख योजनाओं की कि पिछले कुछ समय में कौन कौन सी योजनाएं चर्चा में रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी योजनाओं की चर्चा हम जरूर करेंगे जो हैं तो पुरानी, लेकिन कुछ खास वजहों से हो सकता है संसद की किसी कार्रवाई में उनका जिक्र आया हो, तो उससे संबंधित अगर कोई सवाल यहाँ पर बनाया जा सकता होगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम पॉलिटी सेगमेंट कवर कर रहे हैं, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो पीटी स्पेशल के अंतर्गत हम खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली यहाँ पर खबर है निपुण भारत मिशन, जो कि एक योजना के रूप में शुरू की गई है। तो निपुण भारत के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो पहली बात यह कि निपुण भारत जो योजना है इसको शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है और शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। निपुण भारत जब लॉन्च किया गया था तो उस समय उसका एंथम और उसके क्रियान्वयन से जुड़े दिशा निर्देशों को भी जारी किया गया था। इससे जुड़ी खास बात यह है कि निपुण भारत जो योजना है वो प्रमुख रूप से 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों पर फोकस करती है। यानी इसका मकसद है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं 3 साल से लेकर के 9 साल तक के और कक्षा 3 तक के बच्चों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है कि वे बच्चे कैसे जो साक्षरता है, एटलीस्ट पढ़ने वाला कौशल, लिखने वाला कौशल और अंक गणित का कौशल, वो उनको आ जाए। तो निपुण भारत का अगर हम यहाँ पर निपुण का पूरा अर्थ समझे NIPUN का, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर शामिल हो गई। रीडिंग यानी कि उसको पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग समझना, और न्यूमरेसी से मतलब उसका अंक ज्ञान। ठीक है, अब भारत सरकार ने चूंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही थी, तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है निपुण भारत की योजना कि कैसे हम साक्षरता को बच्चों तक पहुंचाएं। और चूंकि अगर वे स्टार्टिंग के लेवल पर अपने शुरुआती दिनों में चीज़ों को लेकर के पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो आने वाले समय में, आने वाली आगे की क्लासेस में उनको पढ़ाई लिखाई में और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसी वजह से इसको शुरू किया गया है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा पद्धति में जो बड़ा बदलाव आने वाला है उसके अंतर्गत निपुण भारत एक महत्वपूर्ण पहल होगी। अब आधारभूत साक्षरता और न्यूमरेसी तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। इसके अलावा देश के प्रत्येक बच्चे के लिए ग्रेड 3 के अंत तक जो साक्षरता है, लेखन है और गणना है, नंबर्स की जानकारी है, वो उनको देना सुनिश्चित करना है। वर्ष 2026-27 तक का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है, इस बात को याद रखिएगा। 2026-27 तक पूरे देश के अंतर्गत इस तरह के जो लक्ष्य है उसे हासिल करने की बात कही गई है। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। और जो कार्यान्वयन है वो 5 चरणीय व्यवस्था के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड और स्कूली स्तर को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक और फिर स्कूल। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन है वह समग्र शिक्षा के तहत किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ और बातें अगर देखें तो समग्र शिक्षा जो है स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक पहुंच कार्यक्रम है। कैसे स्टूडेंट्स की हम रीच को बढ़ाएं, जो विद्यार्थी हैं उनको कैसे विद्यालयों तक पहुंचाएं। तो प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक इसके अंतर्गत शामिल है। और 2018-19 के बजट में समग्र शिक्षा की घोषणा की गई थी। इसको कुछ प्रमुख अभियान जो पहले से चलाए जा रहे थे उनको मिला करके बनाया गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इनको शामिल करके ही जो समग्र शिक्षा है इसको शुरू किया गया है। अब एक सवाल देखें निपुण भारत से जुड़ा। निपुण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य प्रौढ़ लोगों में साक्षरता और अंकीय ज्ञान को बढ़ावा देना है। ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट्स को। और इसका कार्यान्वयन समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। सही को भी ध्यान दीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस इसको कर लिया है। चलिए अगली खबर है छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। क्या है ये कार्यक्रम? दरअसल हाल ही में ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और इसका संबंध अटल इनोवेशन मिशन और ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम से है। यानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन दोनों ही प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका जो मुख्य विषय है, जो थीम रखी गई है, वो क्या है? मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। यानी उद्यमिता के अंतर्गत कैसे 3D मॉडल्स बना करके अपना प्रोजेक्ट शुरू किया जाए।
इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत अलग अलग स्कूल का चयन किया गया है और स्कूलों के अंतर्गत 6 छात्र और एक अध्यापकों की एक टीम बना करके इसमें प्रतियोगिता या फिर आगे का जो कार्यक्रम था वो शुरू किया गया कि कैसे वो लोग मिलकर के फंडिंग जुटाएं और अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं। तो फंडिंग के जरिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके स्वयं का एक स्टार्टअप तैयार करना, इसके अलावा डिज़ाइन प्रोटोटाइप तैयार करने और उसकी मार्केटिंग कैंपेन में भी जो फंडिंग प्राप्त होगी वो मदद करेगी। इंडस्ट्रीज और एकेडमीज या एक्सपर्ट के सामने जो मार्केटिंग कैंपेन होगा वो दिखाया जाएगा और इसके अलावा इसका तीसरा चरण होगा, उसके लिए अलग अलग राज्यों से लगभग 50 टीमों का चुनाव किया गया है। ये इस प्रोग्राम की कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें 20 टीमें अटल टिंकरिंग लैब मैराथन 2019 से शामिल की गई हैं, 10 टीमें डसॉल्ट सिस्टम से चुनी गई हैं, 10 टीमें आकांक्षी जिलों से यानी एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, 10 टीमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों से। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और 2016 में इसे शुरू किया गया था। इससे पहले एक सवाल भी इस पर पूछा जा चुका है, उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और मेंटर इंडिया और अटल न्यू इंडिया चैलेंज जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन को तेजी देने के लिए एक और प्रोग्राम शुरू किया गया है, आत्मनिर्भर भारत एराइज ANIC यानी अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम भी लागू किया गया है। सवाल क्या पूछा गया था, बहुत ही बेसिक सा सवाल था जिससे पूछा गया था, अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। आपको बताना था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो उस समय थोड़ा सा कठिन लगा होगा लोगों को, लेकिन अभी ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अब इससे संबंधित कुछ और भी अगर डायमेंशंस कभी पूछे जाएं तो आप इनको देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगली देखें, उज्ज्वला 2.0 योजना। तो उज्ज्वला योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी भारत सरकार की। इसको दोबारा से शुरू किया गया था। 2.0 का मतलब ही है, या फिर 2.0 भी कहते हैं कुछ लोग 2.0 कहते हैं। इसको दोबारा शुरू किया गया है, यानी यह उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के बारे में बताता है। 2021 के बजट में उज्ज्वला 2.0 की घोषणा की गई थी। इसके अलावा 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से, ठीक है। 2.0 वाले जो दूसरी उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, यानी दूसरा चरण, वह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू किया गया था, और जिसका पहला चरण शुरू किया गया था वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था। तो उज्ज्वला योजना जो पहला चरण था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को बलिया से। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था? BPL घरों की 5 करोड़ महिलाओं को LPG कनेक्शन मुहैया कराना, जो गैस चूल्हा है वो उपलब्ध कराना, सिलेंडर उपलब्ध कराना, ताकि जो महिलाएं अलग अलग उपकरणों का उपयोग करके या फिर कच्चे संसाधनों का, कंडों का या चूल्हे बना करके जो खाना बनाती हैं, उससे उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करना, जो नकारात्मक प्रभाव हैं, ठीक है। तो योजना के तहत बाद में 8 करोड़ कनेक्शंस का लक्ष्य रखा गया था। 2016 के बाद इस लक्ष्य को 2018 में बढ़ाया गया था, ठीक। इसके अलावा इसमें महिला लाभार्थियों के लिए 7 और कैटेगरीज जोड़ी गई थी, यानी कौन कौन सी? SC ST, PM आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी और द्वीपीय क्षेत्र, इन्हें जोड़ा गया था, ठीक। 7 करोड़ घरों तक LPG कनेक्शन की सुविधा इसके अंतर्गत दी गई है। बात करें दूसरी योजना के अंतर्गत, तो इसके तहत अतिरिक्त 1 करोड़ घरों का टारगेट रखा गया है कि हम अतिरिक्त 1 करोड़ घरों को और इससे जोड़ें। तो इसमें कुछ अलग तरह की सुविधाएं और बढ़ाई गई हैं, जैसे कम आय वाले घरों को डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन दिया जाएगा, सिलेंडर की जो पहली रिफिलिंग होगी उसका खर्च सरकार देगी। इसके अलावा नामांकन के लिए जो कागजी कार्रवाई की जाती थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है, न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसी तरह जो प्रवासी लोग हैं उनको नामांकन के लिए राशन कार्ड या एड्रेस प्रूफ अब नहीं देना होगा। फैमिली डिक्लेरेशन और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की आवश्यकता होगी, यानी आप खुद से ही स्वप्रमाणित कर दीजिए और वो मान्य कर लिया जाएगा। एक सवाल देखें इससे क्या बन सकता है। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, उज्ज्वला 2.0 के तहत फैमिली डिक्लेरेशन और
प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की ज़रूरत है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। चलिए अगली जो न्यूज़ है वो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें क्या खास बातें हैं? तो चूंकि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसका नाम ही है, तो इसका प्रमुख मकसद है महिला किसानों को सशक्त करना। और कुछ समय पहले जब ऐसा सवाल संसद के अंतर्गत पूछा गया था तो उसके जवाब में इस योजना का जिक्र आया था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों को इस प्रोजेक्ट पर 60% वित्तीय मदद देता है और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के मामले में 90% योगदान मिलता है। तो ऐसा देखा गया कि कई सारे राज्य थे जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत लाभ ही नहीं लिया था, जिसमें प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों का नाम आया था। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में था, जिसने इस योजना की मदद से काफ़ी ज़्यादा किसानों को, खासकर महिला किसानों को लाभ पहुंचाया था। तो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी द्वारा जब मांग रखी जाती है तभी इसके अंतर्गत फंड का आवंटन किया जाता है। यानी ऐसा देखा गया कि उन राज्यों ने मांग ही नहीं रखी, उत्तर प्रदेश ने मांग रखी तो उनको फंड दिया गया। यानी इसमें आवश्यक नहीं है कि बिना मांग रखे ही उनको फंड मिलता रहे, जब डिमांड आएगी तभी फंड दिया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2011 की एक परियोजना थी उसके रूप में, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के हिस्से के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि 2011 से शुरू की गई है। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। क्या किया गया? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना NRLM। तो इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया। ठीक, अगली जो योजना है वह है राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम। यह भी शुरू किया गया है। क्या खास बातें हैं? तो नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर के ऊतक बैंक यानी टिश्यू बैंक या बायो मटेरियल सेंटर की स्थापना किए जाने की बात कही गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत की जानी है। ठीक, इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इसकी भी जानकारी दी थी। यानी ऐसी योजनाएं जो चर्चा में हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि संसद के अंतर्गत उनके बारे में जानकारी मांगी गई। तो अगर कोई सवाल बन जाए योजनाओं से तो उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोमटेरियल सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसमें नए अंग प्रत्यारोपण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें सर्जन, चिकित्सक और प्रत्यारोपण जो विशेषज्ञ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो BPL रोगी हैं, BPL कार्ड धारक रोगी हैं, उनको प्रत्यारोपण के बाद दवाएं भी दी जाएंगी। और अभी तक चेन्नई में एक क्षेत्रीय बायोमटेरियल सेंटर की स्थापना की गई है। इससे संबंधित एक जो कानून है वो कौन सा कानून है? द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994। ये कानून प्रमुख रूप से कार्यरत है इस संबंध में जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चलिए अगली है रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना। तो जो भी डिफेंस से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की बात कही गई है। तो इसकी शुरुआत 8 मई 2020 को हुई थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में जानकारी देते हुए इसकी शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 8 डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनाए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत इसका एक प्रपोजल लाया गया है और घरेलू रक्षा और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की शुरुआत की गई है। यानी इसका जो मोटा मोटा मकसद ये है कि घरेलू स्तर पर ही हम डिफेंस से संबंधित यानी जो रक्षा उपकरण हैं उनका भी निर्माण करें और कैसे हम उनकी टेस्टिंग भारत के अंतर्गत ही सुनिश्चित करें और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ताकि इससे बढ़ावा मिले। मैन्युफैक्चरिंग होगी, टेस्टिंग होगी, रक्षा उत्पाद की मांग बढ़ेगी, मांग के हिसाब से आपूर्ति होगी, मानकों पर खरे उतरेंगे, ये सभी इसके अंतर्गत देखा जाएगा। तो इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। इसका मकसद क्या था कि इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाए, यानी निजी उद्योगों के साथ मिलकर देश में अत्याधुनिक टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। तो इस योजना को 5 सालों के लिए लागू किया गया है, यानी 5 सालों के अंतर्गत हम इस तरह का प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा 6 से 8 ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ विकसित करने की बात कही गई है। ग्रीन फील्ड का मतलब ही हुआ कि नए सिरे से पूरा निर्माण किया जाएगा, एकदम शुरुआती चरण से ही
सारी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए 75% राशि सरकार की तरफ से मिलेगी, जबकि 25% की जो लागत होगी उसका खर्च कुछ स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरफ से आएगा। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसे हम एसपीवी के नाम से भी जानते हैं, या तो राज्य हो सकते हैं या फिर राज्यों के अंतर्गत गठित कोई कंपनी या फिर कोई निजी कंपनी। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल की परिभाषा क्या होती है कि मूल कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी या फिर यूनिट होती है जिसको स्थापित करने का एक खास मकसद होता है। एसपीवी को किसी खास प्रोजेक्ट के लिए स्थापित किया जाता है एक मूल कंपनी के द्वारा। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो उसका एक अलग काम है, लेकिन उसने एक और प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने एक एसपीवी का गठन किया जो केवल उस प्रोजेक्ट से संबंधित मामलों को ही देखेगी। तो ऐसा गठन किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क को देखते हुए एसपीवी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो एसपीवी भी कई बार खत्म भी कर दी जाती हैं। खास प्रोजेक्ट को तैयार करने और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी एसपीवी को ही दी जाती है, इसीलिए इसका नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल, का मतलब एक तरीके से उसको ले जाने वाला। चलिए, अगली योजना है नई मंजिल योजना। तो नई मंजिल योजना और एक और योजना थी इससे संबंधित, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, उसको हम देखते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय के 17 से 35 साल की उम्र के जो युवा हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना इस योजना का प्रमुख मकसद है। यानी कि ऐसे युवा जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए या फिर 10th उन्होंने पास नहीं किया, तो कैसे उनको वापस से एक सर्टिफिकेट के जरिए आगे शिक्षा के लिए जोड़ा जा सके, ऐसी यह योजना शुरू की गई थी। योजना अगस्त 2015 से शुरू की गई थी। और लाभार्थी कौन है इसके? ऐसे लोग जिनके पास औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं जा पाए होंगे। मदरसे के अंतर्गत भी जो बच्चे रहे होंगे जिन्होंने ड्रॉप आउट किया, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी बच्चे होंगे वो इसमें शामिल हैं। तो स्कूल ड्रॉप आउट्स या सामुदायिक शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त लोग भी इसमें शामिल हैं, मदरसे भी हैं। तो औपचारिक शिक्षा और आजीविका के लिए कौशल मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि अब उनको वापस से शिक्षा से जोड़ा जाए, ताकि वो आगे चल कर के रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इसके अलावा भारतीय संविधान में अगर हम देखें तो अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं दी है, केवल भाषाई और धार्मिक दो तरह के ही अल्पसंख्यकों का जिक्र किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय में अभी कौन कौन शामिल हैं? सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई और पारसी, ये वर्ग शामिल है। तो एक बार हम अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में खास तौर पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये दो अनुच्छेद प्रमुख रूप से इससे संबंधित हैं, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के अंतर्गत। ठीक है, चलिए एक और योजना का जिसका जिक्र कर रहे थे वो है नई रोशनी योजना। तो नई रोशनी योजना का संबंध भी अल्पसंख्यकों से है, खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं से। तो इन महिलाओं को सशक्त बनाना और इनके अंतर्गत आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। कैसे देंगे? महिलाओं में ज्ञान और नेतृत्व का विकास करके इस मकसद को पूरा किया जाएगा कि नॉलेज जैसे जैसे उनको होती जाएगी, अपने आप उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उनको जानकारी दी जाएगी, और जो भी रोजगार संबंधी कार्यक्रम है उनसे जोड़ा जाएगा। तो पूरे देश में गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटीज़ और सरकारी संस्थानों की मदद से यह योजना चलाई गई है। ठीक, कुछ इसमें मॉड्यूल शामिल हैं, कौन कौन से हैं? यानी महिलाओं के अंतर्गत नेतृत्व का विकास, शैक्षिक कार्यक्रमों से उनको जोड़ना, स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी, स्वच्छ भारत मिशन और वित्तीय साक्षरता, उनके अंतर्गत कौशल का विकास, महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की मांग। ऐसे कुछ मॉड्यूल्स शामिल किए गए हैं ताकि उनको हम अधिक उन्नत बना सकें, उनको अधिक जागरूक बना सकें। इसमें 18 से 65 वर्ष तक की महिलाओं को ही शामिल किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। 18 से 65 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं हैं वे शामिल होती हैं। अब एक सवाल देखें इसके अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित मौलिक अधिकारों का वर्णन है? सीधा सीधा सवाल है लेकिन पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 32? कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है
इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि जो बाकी के अनुच्छेद हैं वे किससे संबंधित हैं, इससे आपका और ज़्यादा रिवीजन होता रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि एक ही अनुच्छेद हम यहाँ पर पढ़ के चलें, बाकी जो मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं या फिर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद हैं उनको भी हमें देखते हुए चलना है। चलिए अगली योजना है विद्यांजलि 2.0। इसमें क्या है प्रमुख बातें? तो प्रधानमंत्री जी ने विद्यांजलि 2.0 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका मकसद स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना और स्कूली शिक्षा का विकास करना। कैसे विकास किया जाएगा? एक ही प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन वॉलंटियर्स, दानदाताओं और CSR का सहयोग इसके अंतर्गत लिया जाना है। यानी इस योजना के अंतर्गत जो भी वॉलंटियर लेवल पर जाकर के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं वो जाकर के पढ़ा सकते हैं। अब ऐसी सुविधा सरकार ने एक पोर्टल के जरिए देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे लोग चाहे वो घर में कार्य करते हों यानी घरेलू कार्यों में लगे हुए हों, मतलब वो शिक्षित हों और किसी भी तरह के रोजगार में लगे हों, निजी रोजगार या फिर किसी सरकारी विभाग में कार्य करते हों, तो वो लोग जाकर के स्वेच्छा से स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। तो वॉलंटियरी सर्विस दी जा सकती है। कोई व्यक्ति अगर इसमें फंडिंग देना चाहता है, पढ़ा नहीं सकता, पैसे देना चाहता है वो भी दे सकता है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो CSR का फंड है वो भी इससे जोड़ा गया है। तो विद्यांजलि 2.0 सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित है और प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्रों को सरकारी स्कूलों के विकास के लिए आगे आने को कहा है। यानी कि केवल सरकार की जिम्मेदारी ही ना हो, उसमें निजी सेक्टर भी अपना जितना योगदान दे सके उसको बढ़ावा दिए जाने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। विद्यांजलि जो शब्द है वो किससे मिलकर बना है? विद्या और अंजलि से। तो विद्या का मतलब क्या है? सही ज्ञान या फिर किसी चीज को लेकर के स्पष्टता। अंजलि का मतलब क्या है? एक संस्कृत शब्द है, यानी दोनों हाथों से भेंट करना। तो ये जो योजना है ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है और यह पहल भारतीय डायस्पोरा के जो स्वयंसेवक हैं, युवा पेशेवर हैं, स्कूल के पूर्व छात्र हैं या शिक्षक हैं, उनके अलावा अन्य लोगों के साथ भी स्कूलों को जोड़ेगी, यानी कि वे लोग भी जाकर के अपना योगदान दे सकेंगे। तो इसके 2 डायमेंशन इसके अंतर्गत बताए गए हैं। पहला कि स्कूल की गतिविधियों में भागीदारी कर सकते हैं लोग, जाकर के डायरेक्टली शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के अंतर्गत, या फिर संपत्ति या उपकरणों में योगदान दे सकते हैं। किसी भी तरह से स्कूल की बिल्डिंग में योगदान, स्कूल के अंतर्गत किसी तरह का कोई उपकरण है वो दे सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स दे सकते हैं, बोर्ड दे सकते हैं। तो इन दोनों आयामों के तहत वॉलंटियर्स स्कूली शिक्षा में योगदान दे सकते हैं। एक सवाल है जो पूछा गया था 2017 में, खासकर विद्यांजलि योजना से ही अब इसका 2.0 यानी दूसरा चरण शुरू किया गया है। पहले चरण को लेकर के सवाल पूछा जा चुका है कि इस योजना का क्या प्रयोजन है। ऑप्शन दिए थे, प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थाओं को भारत में अपने कैंपस खोलने में सहायता, गलत है। निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, ये स्टेटमेंट सही है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की आधारित संरचना सुविधाओं के संवर्धन के लिए निजी व्यक्तियों और संगठनों के ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक, तो हो सकता है कोई और सवाल भी पूछा जाए अन्य योजनाओं से या फिर इससे ही। एक और जो न्यूज़ है वो है फास्टर सिस्टम, और यहाँ पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट की इमेज बनी हुई है तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं इसका जो संबंध है कोर्ट से है। क्या है, न्यायालय ने क्या कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जल्द से जल्द जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक पहुंचाया जाए। तो इसका नाम है फास्टर। का मतलब क्या है? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसे ही कहा गया है फास्टर। तो एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल है एक तरह से, जिसके अंतर्गत जो डेटा है, जो जानकारी है, दस्तावेज हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रमाणित रूप से भेजे जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का प्रभावी कार्यान्वयन करता है। ऐसा क्यों कहा गया है अनुच्छेद 21 का प्रभावी कार्यान्वयन है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता था कि बहुत सारे लोग जो कारावास में बंद होते हैं, अगर उनके ऊपर मान लीजिए कोई आपराधिक मुकदमा केवल आरोप लगाया गया है, साबित नहीं हुआ है, और ऐसे में उनको छोड़ने के आदेश अदालत ने दे दिए हैं, तो वो आदेश उन तक पहुंचने में ही कई दिन लग जाते थे। उसकी जो प्रमाणिक प्रति होती है वो पहुंचने में समय लगता था, तो उन लोगों को कुछ अतिरिक्त दिन जेल के अंतर्गत बिताने पड़ जाते थे। ऐसे में ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। यानी कोर्ट के अंतरिम आदेशों, स्थगन आदेशों, जमानत आदेशों
और कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड की ई प्रमाणित प्रतियों का एक तरह से प्रसारण किया जा सकेगा। तो कोर्ट के आदेश लागू होने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी, यानी विचाराधीन कैदियों के जमानत आदेशों की प्रक्रिया तेज हो सकेगी, क्योंकि जमानत आदेशों की हार्ड कॉपी जेल तक पहुंचने में समय लग जाता था, वही बात लिखी हुई है। ठीक है, एक और सिस्टम इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था, उसका क्या नाम था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पोर्टल था, सुपेस, SUPACE। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो भी न्यायाधीश एक पूरी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, न्याय से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी इस पोर्टल के अंतर्गत उपलब्ध होती थी। और चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से संबंधित है, ऐसे में उनको जिस तरह से जानकारी चाहिए वो जानकारी उन तक उपलब्ध करा दी जाती थी। इसका पूरा नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, यानी कोर्ट्स के अंतर्गत जो उनकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। जो न्यायाधीश है उनकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, यानी न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना इसका प्रमुख मकसद है, कि जो भी रिसर्च उन्हें करनी है, जो जानकारी लेनी है किसी केस से संबंधित, कोई पुराने फैसलों से संबंधित, तो वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए एक सवाल देखें। सवाल है, खबरों में रहा शब्द सुपेस SUPACE किससे संबंधित है? बहुत ही सीधा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है, और इस बात को समझने में भी महत्वपूर्ण है कि खबरों में जो शब्द पूछे जाते हैं उसी तरह किसी योजना से या फिर किसी खास वर्ग से संबंधित होते हैं। तो इसमें आपको बताना है सुपेश क्या है? गगन प्रणाली से संबंधित उपग्रह, एक नई आकाशगंगा, एक नया मैलवेयर, या फिर न्यायिक प्रणाली में AI आधारित पोर्टल। तो आपको कमेंट सेक्शन में इन सभी सवालों के जवाब लिखने हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। इन सभी प्रश्नों का जो अभ्यास कराया गया है उसको एक बार फिर से रिवाइज जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।